आए दिन बयान आते हैं मीडिया पे कि भाई विधानसभा लोकसभा चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। तो 2019 के चुनाव में बहन जी अकेली लड़ी थी विधानसभा चुनाव, तो उसका क्या असर हुआ? जो 4 बार सत्ता में रही उसका केवल एक विधायक आएगा और जो विधायक जी जीते हैं एक बसपा के, वो भी अपने दम पे जीतने वाले हैं। उनकी अपनी व्यक्तिगत छवि है जनता के अंदर। अगर बहन जी अपने दम पे चुनाव लड़ती हैं तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जो हमारे दबंग जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनकी पार्टी को फ़ायदा मिलने वाला है। क्यों मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आकाश आनंद को ना देश जानता ना समाज जानता। चंद्रशेखर की अगर पहचान है तो वो अपने बलबूते है, अपने संघर्ष के लिए है, अपने आंदोलन के लिए है, शोषित पीड़ितों की मदद के लिए उनकी पहचान जानी जाती है। और जो दलित समाज का जो युवा है, जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी आदमी है, वो आज चंद्रशेखर के साथ खड़ा हुआ है। उन्हें मालूम है कि भाई हक अधिकार की लड़ाई, शोषित पीड़ितों की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो चंद्रशेखर लड़ रहे हैं। और रही बात आकाश आनंद की, तो वो उनकी पहचान केवल इतनी है कि वो मायावती जी के भतीजे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं है। आज तक के इतिहास में उन्होंने आज तक कोई जनहित में आंदोलन नहीं किया उत्तर प्रदेश में। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य समाज न्यूज़ नेटवर्क। आज हम पहुंचे हैं, हमारे साथ में है दीनदयाल गौतम जी, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी बढ़ चढ़ करके समाज में काम करते हैं, लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं और दलित चिंतक भी हैं ये। हम इनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि यूपी में जो सिचुएशन चल रहा है, जैसे बहन जी को आप ले लीजिए। बहन जी ये कह रही हैं कि हम अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे, देश के सारे लोकसभा सीटों पे हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अकेले दम पे वास्तव में बहन जी क्या कुछ तीर मार जाएंगी, कुछ हो सकता है क्या? धन्यवाद पत्रकार महोदय, सत्य संवाद। जैसे बहन जी के आए दिन बयान आते हैं मीडिया पे कि भाई विधानसभा लोकसभा चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। तो 2019 के चुनाव में बहन जी अकेली लड़ी थी विधानसभा चुनाव, तो उसका क्या असर हुआ? असर ये हुआ कि एक ही सीट आई। पूरे देश ने देखा कि भाई केवल जो पार्टी रूलिंग पार्टी रही, जो 4 बार सत्ता में रही, उसका केवल एक विधायक आएगा और जो विधायक जी जीते हैं एक बसपा के, वो भी अपने दम पे जीतने वाले हैं। उनकी अपनी व्यक्तिगत छवि है जनता के अंदर। तो बहन जी को इस तरह के बयान दे के वो समाज को और पार्टी को दोनों को कमज़ोर कर रही हैं। पप्पू यादव ये कह रहे हैं, बिहार के जो नेता हैं पप्पू यादव, ये कह रहे हैं कि बहन जी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है फ़ायदा पहुंचाने के लिए कान इधर से ना पकड़ कर उधर से पकड़ रही हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं पप्पू यादव तो ठीक कह रहे हैं। भाई आज जो बहन जी की और बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति चल रही है, वो विपक्ष के खिलाफ बोलते हैं, सत्ता के खिलाफ नहीं बोलते। जबकि पिछले लगभग 9 साल से भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दल सत्ता में हैं, सरकार की कमियों को नहीं गिनाती बहन कुमारी मायावती जी, और सरकार के जो गलत काम हो रहे हैं देश के अंदर उनको नहीं गिनाती। वो विपक्ष को टारगेट करती हैं अपने बयानों में जब भी करती हैं। जी। तो इससे प्रतीत होता है कहीं ना कहीं बहन जी की भाजपा के साथ साठगांठ है और वो भाजपा को दोबारा तीसरी बार सत्ता में लाना चाहती हैं। जी। तो मतलब आपका ये कहना है कि अकेले दम पे चुनाव लड़ करके जो दलितों का जो वोट है उसको खड्डे में डालना चाहती हैं? अगर बहन जी अपने दम पे चुनाव लड़ती हैं तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जो हमारे दबंग जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनकी पार्टी को फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि मुझे लगता है कि भाई इंडिया में वो लास्ट टाइम में शामिल होंगे। इंडिया के जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो अभी बहन जी का वेट कर रहे हैं। अगर बहन जी बाइकआउट करती हैं इंडिया का, तो चंद्रशेखर जी को न्योता 100% जाएगा, जो हमें आसार लग रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो एकदम से चंद्रशेखर आज़ाद जी की राजनीति में उछाल आएगा। और जो अभी तक आज़ाद समाज पार्टी स्थापित नहीं हो पाई है देश में राजनीतिक रूप से, वो स्थापित होने की संभावना हो जाएगी उससे। आकाश आनंद ये कहते हैं कि मैं छोटे मोटे लोगों को मैं नहीं जानता हूँ। चंद्रशेखर के बारे में उनका बयान आता है जब एक पत्रकार मध्य प्रदेश के चुनाव में पूछता है, तो इस तरह का बयान देना कहाँ तक उचित है? क्या वास्तव में नहीं जानते हैं क्या वो? भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आकाश आनंद को ना देश जानता ना समाज जानता। चंद्रशेखर की अगर पहचान है तो वो अपने बलबूते है, अपने संघर्ष के लिए है, अपने आंदोलन के लिए है, शोषित पीड़ितों की मदद के लिए उनकी पहचान जानी जाती है। और जो दलित समाज का जो युवा है, जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी आदमी है, वो आज चंद्रशेखर के साथ खड़ा हुआ है। उन्हें मालूम है कि भाई हक अधिकार की लड़ाई, शोषित पीड़ितों की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो चंद्रशेखर लड़ रहे हैं।
और रही बात आकाश आनंद की, तो वो उनकी पहचान केवल इतनी है कि वो मायावती जी के भतीजे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं है। आज तक के इतिहास में उन्होंने आज तक कोई जनहित में आंदोलन नहीं किया। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों में बहुत शोषण हुए दलित समाज पे, ना तो बहन जी बोलती हैं ना आकाश आनंद जी बोलते हैं। वो केवल गुणगान करने में लगे हुए हैं सरकार का, और पता नहीं उन्हें क्या भय है सरकार से, किस बात का डर है कि भाई सरकार के खिलाफ हम बोले तो जैसे विपक्ष के और नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है, कहीं हमारे खिलाफ भी ऐसी कोई कार्रवाई ना हो जाए। शायद उनके बयानों से और उनकी राजनीति से आज हमें प्रतीत होता है कि भाई उन्हें भय है सरकार से, उन्हें डर है कि हमने अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो ईडी और सीबीआई हम पर भी शिकंजा कसेगी और हमें भी जेल जाना पड़ेगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो माननीय कांशीराम थे, उनकी जो ट्रेन थी बहुजन समाज की ट्रेन, और सर्वजन समाज के रास्ते जो है परिवारवाद स्टेशन पर आज खड़ी है और लोग उतर गए हैं, दूसरे ट्रेन के इंतज़ार कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जब तक परम पूज्य मान्यवर साहब काशीराम जी की विचारधारा को पार्टी के अंदर दोबारा नहीं लाया जाएगा, उनकी विचारधारा पे पार्टी काम नहीं करेगी, तब तक पार्टी दोबारा सत्ता में वापसी नहीं होगी किसी भी कीमत पर, और ना ही उनके विधायक और एमपी चुनाव जीत करके आएंगे। क्योंकि जो साहब काशीराम जी की नीति थी वो बहुजन समाज की थी। देश के 85% लोगों की आवाज़ थी साहब काशीराम की आवाज़। तो उन्होंने बहुजन समाज को एकजुट करके 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा पेश किया था। अगर साहब काशीराम जी हमारे बीच में 10 साल और रह जाते तो सेंटर में भी शायद वो बहुजन समाज की सरकार बना के दिखा देते। तो मेरा ये मानना है कि जब तक साहब काशीराम के विचारों पर पार्टी दोबारा से कार्य नहीं करेगी, पार्टी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, पार्टी का डाउनफॉल जारी रहेगा। क्या मानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है माननीय साहब के रास्ते पे चल रहे हैं क्या? भाई चंद्रशेखर जी तो हर व्यक्ति के लिए, हर पीड़ित के लिए आवाज़ उठाने वाले आदमी हैं। देखो, वो जाति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे, वो हर पीड़ित, हर दुखी, हर शोषित के लिए काम कर रहे हैं। और अच्छी बात है भाई, बहुजन समाज के लोग अगर पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनकी आवाज़ के साथ साथ हमें हर उस व्यक्ति की आवाज़ को मजबूती देनी है जो इस सिस्टम से, इस व्यवस्था से परेशान है, दुखी है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई परेशान आदमी की मदद नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी जाति विशेष का है व्यक्ति। अगर परेशान है, उसे मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। देश का मूड क्या है? देश का मूड तो मुझे प्रतीत होता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी 2024 में वापसी नहीं कर पाएगी। अगर इंडिया गठबंधन सही तरीके से चुनाव लड़ा और सही प्रत्याशी उन्होंने बीजेपी के खिलाफ उतारे तो भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में वापसी नहीं करेगी किसी भी कीमत पे। इंडिया गठबंधन भी ये देख रहे हैं कि बहुत सारे जो नेता हैं अपनी मनमर्जी पे उतरना चालू हो गए हैं धीरे धीरे। वो रूलिंग पार्टी की तरफ से दखलंदाजी है, पर्दे के पीछे हाँ। कुछ साजिश कर रही है रूलिंग पार्टी कि भाई किस तरह से इंडिया को बखेरा जाए, इनके गठबंधन को कमजोर किया जाए। क्योंकि बीजेपी को और मोदी जी को लग रहा है कि भाई बड़ा मजबूत गठबंधन उतरा है देश के अंदर हमारे खिलाफ और हमें सत्ता से बेदखल कर देंगे, तो इस गठबंधन को हमें कामयाब नहीं होने देना, इनको हमें तोड़ना है किसी भी कीमत पर, चाहे ईडी का डर दिखाएं, चाहे सीबीआई का दिखाएं, चाहे कोई प्रलोभन दें, तो इस गठबंधन को वो बड़ी मुश्किल से ही कामयाब होने देंगे, जो मुझे प्रतीत होता है। बीजेपी अपने मकसद में धीरे धीरे कामयाब होती नजर आ रही है, क्या कहेंगे? भाई आज जो देश के अंदर राजनीति हो रही है ना, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल है, हर आदमी अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहा है। अगर कोई भी राजनीतिक दल देश की राजनीति करे, देश की जनता की राजनीति करे, तो भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबों पे कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। व्यक्तिगत राजनीति को त्याग करके अगर ये देश की और देश के जनता की लड़ाई लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबों पे कभी भी खरा नहीं उतरेगी। और इस दिशा में मेरे ख्याल से केवल राहुल गांधी एक बड़ी मजबूती से सरकार के खिलाफ रोडों पे उतर रहे हैं, और हमारी पश्चिम बंगाल की जो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, वो भी सरकार के खिलाफ डंके की चोट पर ऐलान कर रही हैं और सरकार के जो गलत कारनामे हैं उनको जनता के बीच में जाकर उजागर कर रही हैं। तो जनहित में जो नेता काम करने वाले हैं उन्हें जनता की आवाज़ बनना चाहिए और इस सरकार को सत्ता से बेदखल करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप दलितों के भी दर्द को समझते हैं, समाज में घूमते हैं और राजनीति को भी बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ पाते हैं। मोहन भागवत एक बयान दिए थे कि नरेंद्र मोदी के जो रास्ते हैं टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य निश्चित है। बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने।
कि भाई नरेंद्र मोदी के रास्ते टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं मगर लक्ष्य बड़ा ठीक है। नरेंद्र मोदी तो एक मोहरा है आरएसएस के जी, वो सर्वे सर्वा नहीं है। हाँ, वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। जी, हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो जातियां इन्होंने बनाई 6743 जातियां देश के अंदर, उन जातियों को वही काम दिए जाएंगे जो सन 47 से पहले अंग्रेजी शासन से पहले जो काम दिए जाते थे, यानी कि राम राज्य में जो जिस जाति का होता था उसे उसी जाति का काम करना होता था। मनुस्मृति का लॉ लागू, मनुस्मृति, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मनुस्मृति का जो संविधान था देश के अंदर जो लागू था आज से पहले, अब से पहले, बहुत पहले, उसी को आरएसएस दोबारा लागू करना चाहती है। जातिगत आधार पे जो व्यक्ति जिस काम को करता है वो उसी काम को करेगा, किसी को एजुकेशन की जरूरत नहीं है। भाई वाल्मीकि समाज हमारा सफाई का कार्य करेगा, धोबी समाज हमारा कपड़े धोएगा, लोहार समाज लोहे के हथियार बनाएगा, लोहे के बर्तन बनाएगा। तो अलग अलग जातियों के हिसाब से सबको काम देने की बात है। वहाँ समानता की बात नहीं है, वहाँ तरक्की की बात नहीं है। वहाँ केवल चंद लोगों को तरक्की की बात होगी और चंद लोगों को ही पढ़ने की छूट होगी और पूरी तरह से आज़ादी की छूट होगी। कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ मैं। मनुवादी व्यवस्था और क्या नाम है जो हमारा जो ये मनुस्मृति थी उसको लागू करना चाहती है आरएसएस देश के ऊपर, जो बिल्कुल गलत है। तो ये है सिचुएशन, आप देख सकते हैं। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी राय रखी।